आज हम लोगों ने पढ़ना है जो फ्लो थ्रू अ सिलेंडर। पहले हम लोगों ने जो सारे प्रॉब्लम्स किए हैं वो सारे प्रॉब्लम किए हैं कार्ड जो हमारे फ्लो था बिटवीन द टू प्लेट्स था या अबव द प्लेट था। अब हम लोग स्टेडी फ्लो पढ़ेंगे थ्रू अ सिलेंडर और थ्रू अ पाइप। हमारे पास जो पाइप होगा वो उसकी जो लेंथ होगी इन्फिनिट होगी अलोंग इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो हम लोग एक जूम करते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है। Let's suppose we have a cylinder. ये हमारे पास एक सिलेंडर, इसके सेंटर में हमारे पास इसका एक्सिस है। ये इसका एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और ये हमारे पास जो सिलेंडर है ये इनफाइनाइट है। अलोंग इट्स एक्सिस, यानी इसके रेडियस के लोग भी इनफिनिट हो सकता है, बट हम इसको इनफाइनाइट ले रहे हैं अलोंग इट्स एक्सिस। एक्सिस के लोग इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। और इसका जो रेडियस है सिलेंडर का हम उसको ये ले लेते हैं, वो जो है वो हमारे पास है कैपिटल आर। और इनसाइड द फ्लूइड हमारे पास सिलेंडर हमारे पास फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। फ्लूइड है पड़ा हुआ है। तो इस जो हमारे पास फ्लूइड है प्रीवियस आर्टिकल्स की तरह हमारे पास जो फ्लूइड है इज विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। और हमारे पास जो फ्लो है फ्लो इज स्टेडी, नॉन यूनिफॉर्म, लैमिनार। ये हमारे पास है। फ्लो पे हमारे पास टू कंडीशंस है, विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है। और जो फ्लो हमारे पास है स्टेडी है, नॉन यूनिफॉर्म है और लैमिनार है। विस्कस का मतलब हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे जो म्यू है उसकी जो वैल्यू है वो नॉन जीरो होगी। इनकम्प्रेसिबल मीन उसकी जो डेंसिटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, उसको थ्रू आउट फ्लो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। स्टेडी मीन हमारे पास जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगी। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मीन की जो फ्लूइड है वो डिपेंड कर सकता है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और जी पे। लैमिनार का मतलब ये है कि हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो है वो आर जो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, बाकी इससे ज़्यादा डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। यानी वो हमारे पास जो फ्लो होगा वो लॉन्ग वन डायरेक्शन होगा, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम लोग इसकी मोशन को स्टडी करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस, हम इसके बाद सरफेस और बॉडी फोर्सेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम लोग अज्यूम करें देयर इज नो सरफेस एंड बॉडी फोर्स। हम कोई भी सरफेस या बॉडी फोर्स को ज्यूम नहीं कर रहे। बॉडी फोर्स को ज्यूम करने का मतलब क्या है, हम ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ज्यूम कर रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स को और ना ही मैग्नेटिक फोर्स को। सरफेस फोर्स का मतलब क्या है, हमारे पास जो सिलेंडर पे भी हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास सिलेंडर है वो एट रेस्ट है। अब हमारे पास सिलेंडर भी रेस्ट पे है, कोई बॉडी फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रही, तो फ्लूइड हमारे पास बिटवीन द सिलेंडर क्यों मूव करेगा, कोई बताएंगे आप क्लास में से। जो हमारे पास फ्लूइड फ्लो है उसकी क्या रीजन होगी। क्लास में है कोई कि नहीं।
राबिया, मुसद्दिक, मुबशर, कोई भी नहीं है? यासिर, जी सर। जी मुबशर बताएं। हमारे पास सरफेस और बॉडी फोर्सेस दोनों जीरो हैं, तो फ्लूइड फ्लो किस वजह से होगा? जी बताएंगे कि नहीं? सर इसका तो नहीं पता। कोई लेक्चर लगता है पढ़ते सुनते नहीं है। जो हमारे पास फ्लूइड फ्लो होगा ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है। फ्लूइड फ्लो विल बी ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, इसकी वजह से हमारे पास जो है फ्लूइड फ्लो होगा। तो अब उसकी वजह से जो फ्लूइड फ्लो होगा वो किस तरफ होगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ चीजें रिमूव कर दूंगा। ये सिलेंडर इन्फिनिट है, ये आप लोगों को पता है। फ्लो को हमने विस्कोस इनकम्प्रेसिबल लिया है, स्टेडी लिया है, फ्लो को लैमिनार लिया है, और जो हमारे पास प्रेशर है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर वेरी कर रहा है। The pressure is varying along the axis of the cylinder. अब नेक्स्ट हमने देखना है, हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको हम पहले हम लिखते थे यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के यूनिट वेक्टर, इन तीन कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते थे यू आई वी जे प्लस डब्ल्यू के। तो अगर हम प्रॉब्लम को ऐसे ही लेके चलें कि यू आई वी जे प्लस डब्ल्यू के की फॉर्म में, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम देखें इस फॉर्म में हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो होगा, हमारे पास जो u एंड v विल बी नॉन जीरो। नो, हमारे पास एक कंपोनेंट होगा w होगा, w इज नॉन जीरो एंड इट डिपेंड्स ऑन बोथ x एंड y। यानी कि हमारे पास जो w है वो फंक्शन होगा x और y का, दोनों पे डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो नॉन लीनियर होंगी, और नॉन लीनियर इक्वेशंस को प्रॉब्लम करना, को सोल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू द लीनियर इक्वेशंस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल नॉन लीनियर इक्वेशंस आनी जिनको सोल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो हम कोई ऐसा टेक्निक लगाते हैं, कोई सोचते हैं जिससे हमारे पास जो इक्वेशंस बने वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बने, पीडीएस ना बने। तो उसके लिए हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग कार्टेशियन प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट्स यूज करने के बजाय हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर लेते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं v, वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी आर ई आर। यहाँ पे जो आर है उसके सबस्क्रिप्ट में आना, तो मैं ये अंडरस्टूड है। साथ में वी थीटा ई थीटा प्लस आ जाएगा हमारे पास वी जेड ई जेड, ये आ जाएंगे वेलोसिटी कंपोनेंट्स। अब उसमें हम लोग देखते हैं हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो है सिर्फ अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है,
यानी कि सिर्फ जो हमारे पास फ्लो सारा जो है सारा इस डायरेक्शन में है फ्लूइड के, यानी कि अलोंग जेड एक्सिस है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, वो हमारे पास होगा ये जो v आएगा v इज इक्वल टू v z ई जेड हो जाएगा। अब इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। बाकी वी आर और वी थीटा जीरो होंगे क्योंकि हमने फ्लो लैमिनार लिया है। बाकी दोनों कंपोनेंट जीरो होंगे, सिर्फ यही कंपोनेंट नॉन जीरो होगा। अब इस कंपोनेंट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो क्या होगा। तो इससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा हमारा जो वी जेड है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो यूजुअली हमारे पास जो वेलोसिटी है v, वो फंक्शन होती है r थीटा z एंड टाइम पे। तो ये इन जनरल हमारे पास ये चीजें होती हैं। तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर सकता क्योंकि हमने जो फ्लो लिया वो स्टेडी लिया हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा जो वेलोसिटी कंपोनेंट है r थीटा z में से किस पे डिपेंड करेगा। हमारे पास जो वेलोसिटी है z पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास जो फ्लो है, जो ज्योमेट्री है z के अलोंग इनफिनिट है, तो z पे डिपेंड नहीं करेगी। थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी ड्यू टू द सिमेट्री। इस सिमेट्री की वजह से एंगल 0 पे भी वही वेलोसिटी होगी, 90 पे भी वही होगी, 290 पे भी वही होगी, 45 एंगल पे भी वही वेलोसिटी होगी। सिर्फ जो वेलोसिटी हमारी डिपेंड करेगी वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे डिपेंड करेगी। यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे डिफरेंट होगी, इस पे डिफरेंट होगी, इस पे डिफरेंट होगी। जैसे जैसे हम r से दूर जाते जाएंगे इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती जाएगी। यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ डिपेंड करेगी सिर्फ r के ऊपर डिपेंड करेगी, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। मीन कि हमारी जो वेलोसिटी है ये बाउंड्री यहाँ पे होगी, इसकी जीरो होगी बाउंड्री पे। बट अगर हम बात करें इसके एक्सिस पे, तो एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे हम सेंटर से अपने बाउंड्री की तरफ जाएंगे हमारी वेलोसिटी कम होती होती बाउंड्री पे जीरो हो जाएगी। अब हमें पता चल गया हमारे पास वेलोसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है वी जेड, और जो कि डिपेंड करता है सिर्फ आर पे। अब हम ये डाटा पुट करेंगे नेवियर स्टॉक इक्वेशंस के अंदर, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। पेज नंबर आई थिंक 30 वो होंगे 32 या 33 पे। ये पेज 45 पे इक्वेशंस हैं। इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 45 में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इसमें हम लोगों ने डाटा पुट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट वी आर बाई वी टी, तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो फ्लो है वो स्टेडी है। सेकंड कंपोनेंट जो है वी आर बाई वी आर, तो हमने पता है वी आर जीरो है तो ये कंपोनेंट भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि वी आर जीरो है, ये कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा। वी थीटा भी जीरो है, बॉडी फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वी आर जीरो, ये सारी टर्म्स हमारे पास जीरो हो जाएंगे। सिर्फ रह जाएगा पार्शियल पी ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 8 पे। इसमें हमें पता वी थीटा जीरो है, वी थीटा वाली हम सारी टर्म्स जीरो कर देते हैं, वी आर भी जीरो है, बॉडी फोर्सेस को हम जीरो ले रहे हैं तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग में रह जाएगा 1 ओवर रो आर पार्शियल पी ओवर पार्शियल थीटा, ये क्वेश्चन है। बाकी लास्ट क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट टर्म पार्शियल वी जेड बाई पार्शियल टी नॉन जीरो होगी क्योंकि फ्लो स्टेडी है।
वी जेड बाय वी आर जीरो है, ये टर्म भी जीरो। वी थीटा जीरो है, ये टर्म भी जीरो। वी जेड जेड पे डिपेंड नहीं करता, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। बॉडी फोर्सेस को हमने जीरो कंसीडर किया हुआ, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास रिमेनिंग में रह जाएगा ये टू टर्म्स, पार्शियल पी ओवर पार्शियल जी, पार्शियल स्क्वायर वी जेड ओवर पार्शियल आर स्क्वायर, प्लस 1 ओवर आर पार्शियल स्क्वायर वी जेड ओवर पार्शियल आर। ये क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर 45 पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स रह जाएंगी। इसको हम यहाँ पे मैं ये चेक साइन के साथ आपको बता दें, ये 3 टर्म्स रह जाएंगी। यहाँ पे ये टर्म रह जाएगी और यहाँ पे ये टर्म, यहाँ जो ग्रीन के अंदर है, बाकी टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब दोबारा हम इसको नेक्स्ट अपने हो जाते हैं, यहाँ पे हम लोग थे, इसको नोट करें। हम लोग थे चैप्टर 2 पे, हाइजेन-पोइसर फ्लो। ये वाला 2.8 आर्टिकल हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो अब इस फ्लो को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास जो वहाँ पे सब क्वेश्चन 7, 8, 9 है, उसमें से हमारे पास ये क्वेश्चंस आ जाएंगे जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, अलोंग आर कंपोनेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये अलोंग आर है, ये है हमारे पास अलोंग थीटा, और ये हमारे पास क्वेश्चन है अलोंग जेड। ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे। अब इसमें से क्वेश्चन जो 3 है वो हमने इसको सोल्व करना है, ये हम इसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को फर्स्ट हम रीअरेंज करेंगे, देन इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसमें हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो थर्ड का लास्ट पार्ट था, इसको हमने रीअरेंज किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो डेरिवेटिव्स हैं, वी कैन रिप्लेस द पार्शियल डेरिवेटिव्स with ordinary derivatives, as v is the function of one variable, वो r है, and pressure is a function of z only। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी। तो अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये रह गया क्वेश्चन। दिस वन, इसको हमने रीअरेंज किया। अब फर्दर हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं ताकि हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए। हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए पूरी क्वेश्चन को आर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको आर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये बन जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने का ये पर्पस ये होगा, जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, हमारे पास आंसर dvc बाय dr आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी r इसकी इंटीग्रेशन ये वाली आ जाएगी। सिंपली डेरिवेटिव खत्म हो गया और इंटीग्रेशन करने से हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू dr, और सिमिलरली इधर भी dr।
तो हमारे पास ये आ जाएगा r² / 2 म्यू dp ओवर dz प्लस से हम इसको गेन r से डिवाइड करके गेन इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 vz r² / 4 म्यू dp by dz प्लस a log of r प्लस b। अब ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी फील्ड है। अब इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी ये, तो हमारे पास इसमें टू हुई अननोन कांस्टेंट्स आ गए जिनको हम लोगों ने फाइंड करना है। अब कांस्टेंट को हम लोगों ने फाइंड करना है, बट हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो सिर्फ एक ही कंडीशन हमें गिवन है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि हमारे पास v z इज इक्वल टू 0 एट r इज इक्वल टू r, इस पे 0 है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। अब उस सेकंड जो कांस्टेंट है उसको हमने फाइंड करने के लिए हम खुद से कंडीशन यूज करते हैं, जिसे हम नेचुरल कंडीशन भी कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो हम इसको देखते हैं कि इसकी एट r इज इक्वल टू 0, तो r 0 हो तो क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ क्वेश्चन 4 का क्या बिहेवियर होगा। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो चीज आएगी वो ये आएगी, हमारे पास ये आएगा vz इज इक्वल टू 0 प्लस a मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी लॉग ऑफ r, इंफिनिटी होगा, प्लस सम कांस्टेंट b। तो इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी इन्फिनिट आ रही है सिलेंडर की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम चूज करें वी चूज a इज इक्वल टू 0, तभी हमारे पास जो है आंसर फाइनाइट आएगा, अदरवाइज हमारे पास जो आंसर है वो इन्फिनिट आएगा। तो हम लोग इसको चूज a को 0 चूज कर लेते हैं, खुद से हम लोग कंडीशन यूज की है। तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गई क्वेश्चन vz इज इक्वल टू 4r² / 4 म्यू dp by dz प्लस d। तो हम सेकंड कंडीशन को पुट कर लेते हैं कि हमारे पास ये सेकंड कंडीशन इधर दी हुई है हमारे पास कि vz इज इक्वल टू 0 एट r इज इक्वल टू r। इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू को पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, we have the final velocity for the final equation for the velocity field, which is vz is equal to minus r² by 4 mu dp by dz 1 minus r by r। अब इसे क्वेश्चन नंबर 8 से हम देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे होगी और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे हम r को 0 पुट कर दें, स्मॉल r को 0 पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको r की प्लेस पे कैपिटल R पुट कर देंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हमें डायग्राम और इस इक्वेशन से ही विदाउट डेरिवेटिव हमें पता चल रहा है। अब हाँ, इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसकी मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो डायग्राम से क्लियर है हमारे पास जैसे कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सिस पे होगी और मिनिमम वेलोसिटी इसकी बाउंड्री पे होगी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है, ये 9 है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका फाइंड करना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वो हम लोग कल कैलकुलेट कर लेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है।
कल हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे साथ में, और हमारा क्वेश्चन किस तरह के होंगे और जो डेट शीट है उसको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग इंशाल्लाह सर। क्वेश्चन है तो आप लोगों ने पूछना है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन?